Welcome everyone to this special series of DHANDHA, and this time we have Ami Organics. I think one of the company which is very much top these days in the markets. We had the pleasure of having the management earlier when they did the IPO also, so we learned that time also. But we thought of revisiting this story once again for all of you. So before, of course, I jump into Naresh Patel. Is the promoter, MD of the company. Thank you, sir, for joining us. Thank you very much, sir, for inviting us, for representing ourselves in front of you. It's a really pleasure to talk with you once again, and thanks. Aapka dhanyavad, sir. Or of course, Rikin Bhai is there, senior research analyst. He covers, pharma, chemicals. These are the spaces which he specializes in, and he has been, on top of me for a long time. So Naresh bhai, before I start, I have to give this disclaimer कि ओमकारा कैपिटल का और वरिंदर बंसल का कोई भी कमर्शियल अरेंजमेंट अमी के साथ या नरेश भाई के साथ नहीं है. This is a series what we do, which is purely based on learning about the company, nothing else at all. Yes, we individually and Omkara Capital as a firm and our a fund which we even advise in Dubai, we all have been investors and long-term investors in Ami for a long time, and so that biasness as an investor remains in the company, but there is no commercial arrangement at all. So Naresh bhai, thank you once again. The pattern of the interview is very, very simple. As we always keep on saying कि यार हम इसको इतना simple बनाना चाहते हैं कि हमारी मम्मी भी समझ सके कि अमी काम क्या करती है. तो जितना आप रिलैक्स होकर बात करेंगे, जितना आप हिंदी में बात करेंगे, उतना अच्छा रहेगा सर हमारे लिए. हम हमेशा बोलते हैं सर कि हमारे धंधे में 3 P's बहुत जरूरी है. पहला P है प्रमोटर, फिर प्रोडक्ट और फिर प्राइस है. तो पहले मैं प्रमोटर से चालू करता हूं सर कि प्रमोटर के बारे में. I know a lot of people know about Ami because it's a hot stock these days, but still, a lot of people जिनको नहीं पता है Ami के बारे में, let us rewind, how did Ami get formed as a company? आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टिंग टू नो यू एज अ प्रमोटर, बिकॉज कभी भी आप कहीं भी टीवी चैनल पे जाते हो तो अमी को यही पूछते हैं कि भैया आगे जाके कितना ग्रोथ करोगे, 15%, 20%, 25%, यही चलता रहता है. बट एक बार थोड़ा सा सिर्फ हम नरेश भाई के बारे में फोकस करते हैं. थैंक यू वीरेंद्र जी. बेसिकली मैंने पढ़ाई की है केमिकल इंजीनियरिंग में DDIT नडियाद से. 1996 में मैं पास आउट हुआ था. उस टाइम पे I have a lot of opportunity to work in several companies, big companies like Reliance, Tata, but I choose L&T and I started my career in L&T as a project engineer. And then I was उसके बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक प्लांट हम बना रहे थे L&T के अंडर में, अमूल डेयरी में. वो एशिया का सबसे बड़ा मिल्क पाउडर प्लांट था. तो वो उसमें मुझे टीम में शामिल किया गया. तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला कि कैसे प्लांट को खड़ा किया जा सकता है, उसको कैसे कमीशन किया जा सकता है, बड़ा प्लांट कैसे चलाया जा सकता है. तो ये मुझे बहुत अच्छी इनिशियल पीरियड में अच्छी ट्रेनिंग मिल गई. बट मैं खेडूत फैमिली से आता हूँ, फार्मर फैमिली से आता हूँ, एंड वी आर नॉट दैट ग्रेट टू डू. तो मुझे कुछ ना कुछ अपने आप करना था. तो फिर मैंने आफ्टर दैट प्रोजेक्ट आई लेफ्ट द L&T एंड डिसाइडेड टू मेरे खुद का लैब चालू करना था. तो मैंने जो मेरा बाड़ मित्र था चेतन वगासिया, ही इज हिमसेल्फ टेक्सटाइल इंजीनियर, ही इज आल्सो वर्किंग इन सूरत. तो हम दोनों ने थोड़ी पूंजी हमारे दोनों के पास इकट्ठी हुई थी, उसमें से हमने एक छोटी सी लैब बनाई सूरत में. और वो लैब में हमने केमिकल्स बनाने शुरू किए. तो हम कुछ कैटलॉग कंपनी के लिए बनाते थे, कुछ मुंबई के ट्रेडर्स थे, उनकी इंक्वायरीज आती तो उनके लिए 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम बना देते थे. और ऐसा करके हमारी जर्नी शुरू हुई और वो बहुत अच्छी चल रही थी. बट हमको ये नहीं मालूम था कि हमारा मॉलिक्यूल जो हम बनाते हैं वो कहाँ जाता है. बट 2000 की साल में 2002 की साल में हमारे एक बायर थे गिरीश भाई चौवटिया, ई बेस्ड इन बड़ौदा. तो वो हमारा मॉलिक्यूल जर्मनी में बेचते थे. तो वहां से इनोवेटर ने बोला कि हमको अभी ज्यादा क्वांटिटी लगेगा और हमको आप ही से लेना पड़ेगा, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ आवर क्लिनिकल ट्रायल एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ phase 2. तो हमने गिरीश भाई के साथ पार्टनरशिप की एंड गिरीश भाई सीडिंग द फंड इन द कंपनी as well as we also seeded the fund in the company, but we manage 50-50%. और हम दोनों ने मिलके अमी ऑर्गेनिक्स 2004 में चालू की.
वहां से कंपनी खड़ी करना, उसको चलाना, उसका आगे का प्रोजेक्शन जो भी है वो मैंने और चेतन ने किया. गिरीश भाई वाज आवर मेंटर एंड ही रिमेन एज अ सपोर्टिंग हैंड फॉर अस फॉर द लाइफ टाइम. और तो 2004 में हमने जब अमी ऑर्गेनिक्स चालू किया तो उस टाइम पे हमारा मेन काम था क्रैम्स का और उसको आगे जाके कॉमर्शियल सप्लाई का. सो दिस इज हाउ हम लोग अमी ऑर्गेनिक्स के साथ केमिकल में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग में आए. और ये मेरा जो एक्सपीरियंस था L&D का, वो यहाँ पे मुझे काम में आया कि कैसे प्लांट बनाया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे उसकी सिस्टम लगाई जाए. सो ये सब यूटिलाइज करते हुए हमने ये बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ 2004 में डाला. So before I honestly, because this story of Mr. Chowatia is very important, उससे पहले सर थोड़ा सा एक और चीज बता दीजिए, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे, family, because a lot of investors always have a keen interest in terms of how the family, is positioned as well. So family run company is a professionally run company. So it's a professionally run company completely. मेरी फैमिली में हम 3 भाई हैं. तीनों भाई अलग अलग धंधे में हैं. मेरे धंधे में मैं अकेला हूँ. मेरे दोनों भाई हैं, उनके खुद के धंधे हैं और they have their own family running with very well to do. In my family, I have 2 children. Both are engineers and they studied in US. They are right now doing job in US and then they go for the master in US. So this is how they are well settled in US. Currently, from my family, I'm the only who are working in Ami Organics. Lovely, thank you, sir. So coming to the shareholding, 50-50% आपने बोला आपके पास था और 50% गिरीश भाई के पास था, right? Yeah. जब IPO हुआ सर, आई थिंक उनका स्टेक कम हो गया, 24% रह गया. हाँ, तो IPO का मेन पर्पस ही यही था बिकॉज गिरीश भाई की खुद की कंपनी थी. वो खुद की कंपनी में फोकस कर रहे थे. उनका बिजनेस API में था जबकि हम केमिकल में थे. ब्यूटी तो ये है कि 22 साल में हमने एक दूसरे के साथ इनवॉइसिंग नहीं किया है. तो हम वो जो उनकी प्रोडक्ट है वो हम नहीं बनाते थे, हमारे प्रोडक्ट वो यूज नहीं करते थे. तो इस तरह से हमने पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड की जगह पे वर्टिकली सेपरेट कंपनी बनाई थी दोनों. तो दोनों कंपनी अपने अपने फील्ड में अपना अपना खुद का काम करती थी. बट गिरीश भाई का बिजनेस बढ़ रहा था, उनके यहाँ पे भी प्राइवेट इक्विटी आया था तो उनको भी जिम्मेदारी बढ़ रही थी. तो उन्होंने बोला कि अभी हम ये लेवल पे आ गए कि अभी हमको अपना सेपरेशन करना चाहिए. तो मैंने वहाँ पे उनकी कंपनी में आई वॉज होल्डिंग डायरेक्टरशिप, तो मैंने वहां से ड्रॉप कर दी, यहाँ से उन्होंने ड्रॉप कर दी. इस तरह से हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी अपना दोनों कंपनी बट खुद का मैनेज करेंगे. और यही रीजन था कि IPO में जब OFS हुआ तो मेजर OFS वाज डन बाय गिरीश भाई. इसी की वजह से उनका स्टेक डाइल्यूट होके अभी आज के लेवल में आ गया है. There's an interesting story also, right? Why did you keep the name Ami? Ami is a daughter of Girish Bhai and name of the daughter of Girish Bhai. And तो हमने जब शुरू किया था तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के नाम से चालू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. तो और इसलिए हमने अमी का नाम कंटिन्यू रखा था एंड अमी के नाम से ही हमने सब खड़ा किया था. So Girish Bhai Abhi is not the promoter of the company; he is only as an investor in the company. Yeah, in fact, duty wise देखा जाए तो उन्होंने right from beginning he was investor only. But promoter category में पहले first round में promoter category में इसलिए थे because he was holding major stake and he was chairman then. But after that, once IPO that private equity come in Ami Life Sciences, and then we decided to drop down all the responsibility each other. And then उन्होंने अपना promoter का category भी drop down कर दिया and he become an investor in the company. The last question, sir, गिरीश भाई पे, because आप गुस्सा मत मानिए कि जो उनका स्टेक है मार्केट में ये चल रहा है कि उनको पूरे का पूरा स्टेक बेचना है कंपनी में, अभी में बेचना है. तो उनके पास कुछ 22% है, 22% उनको बेचना है पूरे का पूरा. अभी नहीं, उनके पास 22% नहीं है, उनके पास 19% के जितना होगा और वो उनको नहीं बेचना है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ही वांट्स टू सेल दिस स्टैक. अभी उनको कुछ भी बेचना होगा तो फर्स्ट वो हमको पूछेंगे, हम बोलेंगे तो हमको बेचेंगे, हम बोलेंगे कि हमको नहीं लेना है तो दूसरे को बेचेंगे. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बेचना चाहते हैं. मार्केट में माल बेचा ना सर, उन्होंने कुछ थोड़ा सा माल बेचा. आई थॉट वो मार्केट में देखिए, मार्केट में माल जो भी बेचा है वो डिमांड थी, रिक्वायर्ड था, इसके लिए बेचा गया है.
वो गिरीश भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जाके पूरा का पूरा 20% देती है, ऐसा कुछ भी। आपके पास 40% है तो आप तो कभी भी चाहोगे कि आपका 40 का 50% हो नहीं इस कंपनी में। सर मैं देखिए, हम मेरा फोकस कभी भी मेरे स्टेक पे नहीं है, मेरा फोकस हमेशा कंपनी पे है। अमी ऑर्गेनिक्स को बड़ा करना है, हर एक छोटा से छोटा इन्वेस्टर जो अमी ऑर्गेनिक्स का है उसको फायदा होना चाहिए। यदि मैं मेरा ध्यान मेरे स्टॉक पे रखूंगा, मेरे स्टेक पे रखूंगा, तो मैं कंपनी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम है कंपनी को बड़ा करना। कंपनी अपनी आप बड़ी हो जाएगी तो मेरा स्टेक छोटा होगा तो भी उसमें मेरा वैल्यूएशन मुझे मिल जाएगा। यदि मैं वो चार्ट देखता, यदि मुझे स्टॉक पे पहले से ही फोकस होता, तो मैं जब मैं 2004 में कंपनी खड़ी की उसी टाइम पे गिरीश भाई को बोलता कि भाई मेरे को 75% चाहिए, आप 25 में आ जाओ। सही है। No, agree sir, agree. Thank you so much for being so candid. Sorry, last question. एक अमी ऑर्गेनिक्स है, एक अमी लाइफ साइंसेज है, ठीक है सर। अगेन मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये भैया प्रमोटर की दो कंपनीज क्यों है क्यों नहीं है, इसके बारे में क्लैरिटी कर दीजिए सर। सर प्रमोटर की कोई कंपनी नहीं है, प्रमोटर की एक ही कंपनी है, अमी ऑर्गेनिक्स। आई डोंट मेरे पास और कोई कंपनी नहीं है। मेरे डिस्क्लोजर्स में भी आप देख सकते हैं, कहीं पे भी मेरा कहीं पे भी नाम नहीं। मेरे पास एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है विच इज इन ग्लोब बायोकेयर, विच इज अ चैरिटेबल कंपनी वेयर वी डू मेडिकल डिस्पोजल। वो उसमें मैं 10% स्लीपिंग पार्टनर, वो सीडिंग फंड किया था इसलिए उसमें मैं हूँ, बट वो दैट इज द ओनली कंपनी जहाँ पे मैं और चेतन दोनों उसमें भागीदार है। अमी लाइफ साइंसेस में हमारा मेरे मेरे शेयर्स है उसमें, बट मैं उसमें कोई भी एक्टिव पार्ट में नहीं हूँ, एक्टिव रोल में नहीं हूँ। जैसे गिरीश भाई यहाँ पे इन्वेस्टर है, वैसे वहां पे मैं इन्वेस्टर हूँ, बट वो जस्ट एन स्लीपिंग इन्वेस्टर काइंड ऑफ थिंग। तो कल को जाके अमी ऑर्गेनिक्स और अमी इनका लाइफ साइंसेज का कोई भी मर्जर डीमर्जर कोई शादी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कभी भी, राइट सर वो तो हमने सेबी में लिख के दे दिया है कि फ्यूचर में कभी भी नहीं हो सकता ये। चलो मगर इट्स जस्ट अ नेम दैट्स ऑल, और वो भी लक्ष्मी जी का नाम है, इससे अच्छा क्या होगा। क्योंकि लड़की का नाम है तो हमारे तो लड़की का नाम लक्ष्मी बोलते हैं लड़की को, तो इसीलिए वो नाम रखा गया था। थैंक यू सर। आई थिंक जो फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रमोटर्स के बारे में जानने वाला, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से और बहुत कैंडिडली समझाया हमें, थैंक यू सो मच। दूसरा पार्ट सर प्रोडक्ट्स पे अगेन हमारे बिकॉज अ लॉट दिस एपिसोड विल बी सीन बाय लॉट ऑफ रिटेल पीपल। तो जब फार्मा की बात आती है तो लोगों को लगता है कि फार्मा में सन फार्मा हुआ, लुपिन हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हुआ, कैडिला हुआ, सब सेम है। एपीए का नाम भी सर हमने कुछ 7-8 पहले ही सुना था, अदरवाइज एपीएस लोग जानते ही नहीं थे। और अभी तीसरा कंपोनेंट आप इंटरमीडिएट्स में आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपल हिंदी में समझाइए सर कि आपका धंधा है क्या। फिर आपके धंधे में आगे जाके और चीजें हैं, आप बहुत चीजें इलेक्ट्रोलाइट करते हो या सेमीकंडक्टर केमिकल्स में गए हो, पर वो एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है किसी के लिए। तो अगर मेरी मम्मी को समझना हो कि अभी काम क्या करता है, उतना हिंदी में समझा दीजिए सर। तो देखिए, हमारा जो एस्टेब्लिशमें हुआ है, सॉरी हमारे एक सर है अनिल सिंह भी सर है, उन्होंने समझाया था कि एपीएस को होता है चूरन बोलते हैं। तो चूरन का मसाला होता है कि जो दवाई में जाता है, ठीक है ना, तो लोग उसको याद करते हैं। बट एनीवेज आप अपने तरीके से सर प्लीज, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ अमी। ओके, सो हमारा बेसिकली टेक्निकल फॉर्म में बताते हैं तो अमी ऑर्गेनिक्स का जो फाउंडेशन हुआ था वो केमिस्ट्री बेस पे हुआ था। वी डू केमिस्ट्री एंड केमिकल बनाते थे, उसमें हमारी स्ट्रांगनेस थी, इसके लिए हम फार्मा, और उसकी एप्लीकेशन फार्मा थी, इसके लिए हम फार्मा में आ गए पहले। बट केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बहुत जगह पे हो सकती है, जो हम अभी वर्टिकली इंटीग्रेट करके और इवन साइड में भी इंटीग्रेशन करके हम उसको और आम में एक्सपांड कर रहे हैं। लेमन भाषा में बताया जाए तो जो आप जो रोटी खाते हैं वो फॉर्मुलेशन है, जिसको आप फार्मा बोलते हैं। उसका जो आटा होता है वो एपीआई है, और जो गेहूं है वो इंटरमीडिएट है जो हम बनाते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मम्मी समझ गई, तो हम मम्मी को समझ गई। तो हम इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो हमारे बगैर आटा नहीं बन सकता, आटा के बगैर रोटी नहीं बन सकती है, ऐसा सिंपल है। बट गेहूं जो है मीन्स जो इंटरमीडिएट है वो एक नहीं हो सकता है। कोई रोटी या कोई फॉर्मुलेशन, कोई एपीआई में बहुत सारे इंटरमीडिएट लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइड चेनें बन के एक एपीआई बनता है। सो नॉमी ऑर्गेनिक्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब हम 2004 में शुरू हुए तब हमारा मेन काम था ओरिजिनेटर के साथ क्रेम्स बिजनेस था। बट वो रेगुलर नहीं होता है और उससे आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती है छोटी कंपनी के लिए। अब उस टाइम पे तो हम माइक्रो साइज में थे, तो हमने उस टाइम पे सोचा कि यार इस तरह से चलेंगे तो हमारा खाने का वांदा हो जाएगा, बिकॉज इतने 15-20 आदमी रखे हैं, पगार भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो आ गया और खा भी जाएंगे हम लोग।
तो क्या करें, तो हमने एक टीम बनाई। वो टीम को हमने नाम दिया बिजनेस डेवलपमेंट टीम। और तब तो हम सिर्फ 3 आदमी थे उसमें, अभी तो हमारे पास 10 आदमी है उसमें। वो टीम का काम यह है कि वो जो हम जो ओरिजिनेटर के साथ काम करते हैं, उसका अलावा जितने भी ओरिजिनेटर हैं जिनके साथ हमने जो एक पहले रिसर्च किया कि हम कौन से इंटरमीडिएट बनाए कि जो रोज उसकी डिमांड डेली हो। कभी कभी आप कुछ जो एपीआई ऐसा होता है जो सीजनल होता है, तो हमने बोला सीजनल में जाएंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, 4 महीना बनाया 8 महीना बैठे रहो। तो हमने सोचा कि चलो उसको एक और तरीके से नैरो कर देते हैं और उसको जो डेली जाता है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने 17 थेरेपेटिक एरिया उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया। फिर उसके अंदर हम कितने ओरिजिनेटर के साथ करते, कितना ओरिजिनेटर के साथ नहीं करते, वो आइडेंटिफाई किया। फिर जो ओरिजिनेटर के साथ नहीं करते, वो ओरिजिनेटर के जो उसमें दूसरे ओरिजिनेटर जो काम करते थे उसके हमने एपीआई जो क्लिनिकल ट्रायल में बहुत लेटर फेज में थे उनको पढ़ना चालू किया। हमारे हम उसके पेपर्स पढ़ते हैं, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स पढ़ना, ऑन द ऑल द रिस्क हो सकता है। कोई कोई रोटी या कोई फॉर्मुलेशन कोई एपीआई में बहुत सारे इंटरमीडिएट लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइड चेनें बन के एक एपीआई बनता है। सो नॉमी ऑर्गेनिक्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब हम 2004 में शुरू हुए तब हमारा मेन काम था ओरिजिनेटर के साथ क्रेम्स बिजनेस था। बट वो रेगुलर नहीं होता है और उससे आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती है छोटी कंपनी के लिए। अब उस टाइम पे तो हम माइक्रो साइज में थे। तो हमने उस टाइम पे सोचा कि यार इस तरह से चलेंगे तो हमारा खाने का वांदा हो जाएगा, बिकॉज इतने 15-20 आदमी रखे हैं, पगार भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो आ गया और खा भी जाएंगे हम लोग। तो क्या करें, तो हमने एक टीम बनाई। वो टीम को हमने नाम दिया बिजनेस डेवलपमेंट टीम। और तब तो हम सिर्फ 3 आदमी थे उसमें, अभी तो हमारे पास 10 आदमी है उसमें। वो टीम का काम यह है कि वो जो हम जो ओरिजिनेटर के साथ काम करते हैं, उसका अलावा जितने भी ओरिजिनेटर हैं जिनके साथ हमने जो एक पहले रिसर्च किया कि हम कौन से इंटरमीडिएट बनाए कि जो रोज उसकी डिमांड डेली हो। कभी कभी आप कुछ जो एपीआई ऐसा होता है जो सीजनल होता है, तो हमने बोला सीजनल में जाएंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, 4 महीना बनाया 8 महीना बैठे रहो। तो हमने सोचा कि चलो उसको एक और तरीके से नैरो कर देते हैं और उसको जो डेली जाता है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमने 17 थेरेपेटिक एरिया उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया। फिर उसके अंदर हम कितने ओरिजिनेटर के साथ करते, कितना ओरिजिनेटर के साथ नहीं करते, वो आइडेंटिफाई किया। फिर जो ओरिजिनेटर के साथ नहीं करते, वो ओरिजिनेटर के जो उसमें दूसरे ओरिजिनेटर जो काम करते थे उसके हमने एपीआई जो क्लिनिकल ट्रायल में बहुत लेटर फेज में थे उनको पढ़ना चालू किया। हम उसके पेपर्स पढ़ते हैं, उनकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसमें कितनी एफिकेसी है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या क्या है, वो हम पहले नहीं आता था। धीरे धीरे हम क्लिनिशियन के पास जाते थे, मेरे कुछ क्लिनिशियन दोस्त हैं यहाँ पे, उनको पूछता मैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे होगा। उस तरह से समझते समझते समझ में आया कि ये मॉलिक्यूल्स अच्छे हैं। फिर हमने वो मॉलिक्यूल्स के एपीआई को आइडेंटिफाई कर उसके इंटरमीडिएट बनाना चालू किया। तो हमने इंटरमीडिएट ऐसे बनाए हैं कि उसकी जो पहले तो ओरिजिनेटर का रूट होता है वो तो वेल नोन होता है, बट आप वो बनाओगे तो आप इंफ्रिंजमेंट में आ जाओगे, प्लस आप वो यूज करके कोई आपका जेनरिक जल्दी ट्राई भी नहीं करेगा, और करेगा तो भी वो जब एक्सपायरी आएगा तब आएगा। तो हमने बहुत सारे रूट बनाए हैं हर एक मोलिक्यूल के, 2-4 चेन है तो 2-4 चेन के साइड चेन्स के भी बनाए हैं। तो इस तरह से हमने ये ट्राई किया कि एक एपीआई है तो उसमें जितने भी पॉसिबल रूट है उसके इंटरमीडिएट बनाओ, एंड देन कोई एक से बनाएगा, कोई दूसरे से बनाएगा, कोई तीसरे से बनाएगा, तो कोई भी छूट जाना नहीं चाहिए। कोई भी जेनरिक प्लेयर हो जो अपना एपीआई बनाने का चालू करेगा तो सबके पास अमी ऑर्गेनिक्स का इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो N-10 हो, N-5 हो या N-2 हो। इस तरह से हमने वो डिजाइन किया। Sir, why can't an API player get into the intermediary, business what you are in? बाकी अगर मुझे, जैसे आपने रोटी का एग्जांपल दिया कि अगर मुझे आटा बनाना है तो गेहूं तो मैं कहीं से भी ले आऊंगा सर। हाँ, तो गेहूं से ले आओगे तो मेरी जरूरत है, लेकिन खुद बोओगे तो आपको खेत भी चाहिए। तो आपका आंसर, आप मेरे को आटा बनाना है और मैं गेहूं का मेरे को खुद का गेहूं चाहिए तो मुझे फार्मिंग भी करना पड़ेगा ना सर। No, but people like Divi's, Laurels, like bigger ones, can't they have a vertical backward integration? सर लेकिन यदि आपके खुद के आटे के लिए यदि आप फार्मिंग करोगे और खुद का गेहूं बनाओगे तो कितना महंगा पड़ेगा आपको। Okay. You're saying कि हम यदि मैं गेहूं बनाऊंगा और 50 आदमी को बेचूंगा तो मेरी लागत कम आएगी, और जब मैं वही गेहूं खुद मेरे लिए बनाऊंगा तो मेरी लागत ज्यादा आ जाएगी। तो मेरी लागत ज्यादा आएगी तो वो वायबिलिटी नहीं आएगी, फिर मेरा एपीआई भी महंगा पड़ेगा।
एंड देन मेरा कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा ना, बिकॉज आप इंटरनल जब इंटरमीडिएट बनाते हो तो जब भी रेगुलेटरी आती है तो आपका एकदम नीचे से दिखेगा आपका सिस्टम। सर रिकिन मुझे हमेशा समझाता रहता है कि वन, अमी हैज दैट मोड कि इंटरमीडिएरी में बहुत लोग नहीं है ऐसे, जैसे अमी एक कंपनी है। दूसरा, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो व्हाट यू हैव, यू नो, ओवर 450 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो व्हाट यू हैव, आई थिंक 17-18 थेरापेटिक्स, यू नो, फील्ड्स व्हाट यू कैटर टू। दो चीजें सर, आपका बिजनेस ऐसा कैसे है सर कि कोई और आ नहीं सकता आपके धंधे में, यू नो, लाइक, यू नो, आई एम नॉट सेइंग डीवी से लॉरस आ जाए, बट मेनी अदर प्लेयर्स है कि चलो ठीक है मैं इंटरमीडिएट में चला जाता हूँ जैसे अमी करता है। और दूसरा सर, व्हेन यू थिंक अबाउट, यू नो, दिस 450 प्रोडक्ट व्हाट यू हैव, how much time does it take to make a business like Ami? Because, you know, it's like everyone is going gung-ho now on Ami, but you started your journey 2004, right? Wanted to understand कि अगर आपको ये बास्केट बनानी है, जैसे आपने बोला कि आपने हर एक, यू नो, अलग अलग लोगों के पास जाके चेक किया कि कौन कितना क्या बना रहा है, फिर वापस आए देखने के लिए एपीआई कौन सी है, फिर अपना बनाने लगे। ओके, इज इट इजी एज अ बिजनेस टू बिल्ड? आज के दिन में तो जब ये स्टोरी बोलते तो इजी लगता है, लेकिन ये 480 मॉलिक्यूल मैंने आज नहीं बनाया, पिछले 19 साल में बनाया है। तो ये इसके पीछे देखिए, कोई भी बिजनेस हो, बड़ी फार्मा हो या छोटी फार्मा हो या छोटा केमिकल मैन्युफैक्चर हो, उनकी खुद की एक यूएसपी होती है, उनका एक रिसर्च होता है, उनका एक सिस्टम होता है। तो हमने क्या सोचा कि एक दिन में कुछ बन नहीं पाएगा, लेकिन हमको आज कुछ करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। सी नॉर्मली जेनरिक एपीआई मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो रेगुलेटेड मार्केट में बेचता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जेनरिक मैन्युफैक्चरर में दो तरीके के लोग होते हैं, एक रेगुलेटेड होते हैं और एक गार्बेज जैसे होते हैं, जो स्पॉट बेसिस पे बनाते हैं और नॉन रेगुलेटेड मार्केट में बेचते हैं। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। जो रेगुलेटेड मार्केट जेनरिक वाला है वो बहुत जल्दी चालू करता है एपीआई को बनाने का। तो वो जैसे ही मॉलिक्यूल लॉन्च होता है तो उसकी एक्सपायरी भी सब डिटेल आ जाती है, 10 साल की होती है, किसी की 7 साल की होती है, किसी की 12 साल की होती है। तो उनको उसके हिसाब से एपीआई को बनाना पड़ता है, और एपीआई के बनाने के बाद उसका बायोइक्विवेलेंस सेट करना पड़ता है एक अगेंस्ट द ओरिजिनेटर। उसके बाद में उसका डीएमएफ फाइल होगा और उसको फॉर्मुलेटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मे बी वो लोग खुद भी फॉर्मुलेटर हो सकते हैं। उसके बाद में वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होगा, फिर वो फॉर्मुलेशन का बायोइक्विवेलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो ये 7 से 10 साल का समय लगता है इसके अंदर। तो यदि आप पहले दिन चालू करेंगे तो आप उनके साथ में जर्नी में जुड़े रहोगे, आप उनके डीएमएफ के पार्ट रहोगे, तो आपको वो 10 साल के बाद वो फ्रूट आपको मिलेगा, क्योंकि पका पकाया फ्रूट नहीं है, बट आप उसके साथ में जर्नी में सेल किए हुए हो। अभी सोचे कि कोई कंपनी ऐसी है कि जो 10 साल के बाद उसमें जाना चाहती है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो एस्टेब्लिश डीएमएफ है उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए वो सेम डॉक्यूमेंट उसको फॉलो करने पड़ेंगे, क्वालिटी सेम लानी पड़ेगी और कॉम्पिटिटिवनेस भी लानी पड़ेगी जो सेम है। और सामने बायर को क्या प्रॉब्लम है कि जो वो नया मॉलिक्यूल लेगा तो उससे जो एपीआई बनेगा उसका बायोइक्विवेलेंस से भी सेम आना चाहिए, उसकी इम्प्यूरिटी प्रोफाइल सेम आनी चाहिए, उसने जहां जहां डीएमएफ फाइल किया वहां पे वो चेंज कंट्रोल लेके उसको पैसा भर के नया चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कॉस्ट है। तो एंट्री बैरियर इसलिए हो जाता है कि आप पहले शुरू करते हैं उनके साथ में, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको निकालने के लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एडवांटेज है कि एपीआई मैन्युफैक्चरर को आपको निकालने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली सेइंग दैट टू इंट्रोड्यूस समवन एल्स दे हैज टू स्पेंड, तो वो स्पेंड इसलिए करते हैं कि आपको निकालना है, सिंपल। वेरी स्टिकी। ये स्टिकी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी एपीआई मैन्युफैक्चरर आल्सो वेरी स्मार्ट एंड दे आल्सो वांट टू डी रिस्क देमसेल्फ। तो नॉर्मली दे 2-3 वेंडर्स रखते हैं। तो जो स्मार्ट वेंडर एपीआई मैन्युफैक्चरर होता है वो 2 जियोग्राफिकली वेंडर्स रखता है, एक इंडिया में रखेगा, एक चाइना में रखेगा, एक यूरोप में रखेगा। सो द रीजन इज दैट टू इफ एनी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट, एनीथिंग एल्स स्टार्ट, देन दे विल नॉट बी आउट ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे भी तीनों वेंडर में वो लोग फाइट कराते हैं। उसमें जो वेंडर सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी में होगा, प्योरिटी में होगा, प्राइस में होगा, ऑन टाइम डिलीवरी में होगा, उसको ज्यादा किक मिलता है। तो Ami Organic is lucky in that sense that we are normally having 50 to 80% market share of that API. So this is where we are. किसी को Ami Organics बनना है तो anybody can do it. And इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हमसे भी अच्छी है, पोटेंशियल है, and they can also do like us.
we are not saying that we are doing extraordinary, but yes, we have done something in last 1.5 decade that make us the position currently in the market that we have a lot of molecules, 400 molecules with the customers, which is very rare. And then these 480 molecules having expired up to 2039. So that also gives us a visibility कि भाई हमारे पास long term pipeline है and वो pipeline हमारा customer के साथ book है. So that is a advantage against the other. सर किसी और को सॉरी बट ये कैसे बनता है सर? क्योंकि आपको R&D पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा करना पड़ता है, आपके पास PhD ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके धंधे में जैसे आपने बोला कि आपने 400 450 मॉलिक्यूल्स का 480 मॉलिक्यूल्स का पाइपलाइन बना के रखा हुआ है. सो व्हाट डज Ami does differentiated in the process to reach here? ये हमारा DNA है that we had built up in 2004-5. तो हम हर साल नए 30 से 40 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं. तो क्योंकि रिसर्च में रिसर्च चालू रहता है, जो भी API फाइनल स्टेज में हम उसकी स्टडी करते हैं और उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हमारी जो टीम है वो 30-40 मॉलिक्यूल जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको बनाती है, बना के उनको सर्कुलेट करती है मार्केटिंग टीम, और बाद में वी गेट एन अप्रूवल फॉर सो मेनी API मैन्युफैक्चरर, दे यूज आवर मटेरियल एंड देन दिस हाउ एवरी ईयर इट इज एडेड. तो कोई साल में 20 भी हो सकता है, कोई साल में 30-40 भी हो सकता है. बट ये इसलिए बना सकते हैं बिकॉज हमारे पास हमारी R&D टीम भी बहुत स्ट्रांग है. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल R&D टीम. कुछ R&D टीम हमारा क्रैम्स के ऊपर फोकस करती है, कुछ R&D टीम हमारा जेनरिक पोर्टफोलियो पे फोकस करती है, कुछ R&D हमारा स्पोर्ट बिजनेस पे फोकस करती है, कुछ R&D टीम हमारा ओनली CDMO काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पे फोकस करती है. So we have a very good established R&D team and structure, and it is autonomous. It is running at their own, working on a completely lab note. Is a digital R&D center we have. So now it is like a part of our routine business. सर आप originator से API और API से आप आते हो, मुझे in a crude way अगर मैं बोलूँ, you are like an ancillary business to to an API player, right? And आप you are providing raw material to API. Yeah. तो सर उस धंधे में 20-25% बन जाता है. नहीं यार आप 20-25% आपने कमा लिया, 20-25% एक टाइम पे तो वो डिवीज हमारा 30-40% कमाता था, राइट? के टाइम पे तो 40% के ऊपर. हाँ, तो उतना कमाता है. फिर बेचारा जो फाइनल वाला वो क्या पैसा कमाएगा सर? तो आपके ये मार्जिन जो है 20-25% के सस्टेनेबल होते हैं कि नहीं होते सर? क्योंकि इतना पैसा आप दोनों बना लेते हो, बीच में एंड वाला क्या बनाएगा? सर ऐसा नहीं है. आप हाँ प्लीज एक्सप्लेन सर. जेनरिक बिजनेस में इतना मार्जिन नहीं रहता है, रेगुलेटेड जेनरिक में भी इतना मार्जिन नहीं रहता है, थोड़ा हाई रहता है. बट ये ब्लेंडिंग है. So that is, you can say that Ami Organic has remaining in a pharma. We done some seeding in 2004-5, design our DNA in such a way that we can have a blended margin somewhere around 20 to 25 between that, because it is a blended margin. It is not that all product give you the 25%. So it is the wisely designed in a such a way that it cannot be go below 20, it cannot be go below 30 also, above 30 also. Because कोई chemical में 30 नहीं दे सकता है in pharma, because you rightly says that if it is that, then it will be really that product is under pressure. So हमने हमारा बास्केट इस तरह से डिजाइन किया है कि अम्मी का पहले से ही है कि हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए. तो जब हमने शुरू किया तब 100% एक्सपोर्ट था, अभी हमने 60-40 कर दिया. हमारा 100% रेगुलेटेड था, वो भी हमने जेनरिक और रेगुलेटर में बैलेंस कर दिया. सो इस तरह से हम हर एक चीज में बैलेंसिंग करना चाहते हैं, और इसकी वजह से हमारा ये मार्जिन इसमें मेंटेन होता है. ये मार्जिन कोई बोलेगा कल उठ के, हमारा API मैन्युफैक्चरर बायर बोलेगा कि यार तू तो इतना मार्जिन बनाया तो तू मेरे में ज्यादा बनाया, तो ऐसा नहीं है. ये हर एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, और ये ब्लेंडेड मार्जिन है. तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज में हमको इतना मार्जिन मिलता है. मेरा लास्ट क्वेश्चन सर, then I'll request Ricky to take business related important question, and especially आगे जाके क्या है सर. अभी ना क्या है कि मैं तो थोड़ा बूढ़ा हूँ, ये यंग है हमारा लड़का. तो जब हम ये आपकी केमिकल कंपनीज देखते थे, इफ आई थिंक बेटर टू कॉल यू केमिकल कंपनी देन अ फार्मा कंपनी, केमिकल कंपनी देखते हैं आपको, तो पहले वाली केमिकल्स कंपनीज मुश्किल से सर 15-20 का पी होता था. बट अभी जो नई नई सारी की सारी केमिकल कंपनीज आई है, उनको 60-70 का मल्टीपल मिल गया है. एंड इट्स ओके, वो दैट डिपेंड्स ऑन हु द बायर्स आर.
but the process innovation which is happening with some of these companies is just insane. जैसे आपका बेस बिजनेस, जैसे आपने बोला बेस बिजनेस में आपके वो 480 मॉलिक्यूल्स हैं, बट देन यू हैव अ प्रोसेस इनोवेशन वेयर यू आर लुकिंग एट electrolyte opportunity, semiconductor chemicals, ditto with one of your peers, Neogen. Surprised to see how even companies moving into a higher value chain. Question is, sir, is it so simple from a simpler business to get graduated towards a new sexier business like electrolyte या lithium ion battery हो जाएगा, semiconductor chemical हो जाएगा, उसका नाम सुन के लोग पागल हो जाते हैं सर. is the process innovation so simpler कि लोग बोलते हैं कि बॉस अभी मैं X करता हूँ, 3 साल में मैं 10X कर लूंगा. सो वो पहले तो कभी ऐसा रखने, कभी हमें ऐसा समझाया नहीं सर. नवीन ने भी कभी समझाया नहीं है. बट some of the newer companies are just mind boggling. सर हमें अमी ने भी कभी नहीं समझाया कि हम 3x का 10x कर देंगे. नहीं we are on a ground only sir. अभी जैसे अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है सर. अभी हम लोग एक कंपनी से बात कर रहे थे आपकी इंडस्ट्री में. He was telling us that how many gigawatts requirement is in India. Compared to that, we are not even 1/100th of what there is in China. So वो आएगा ही आएगा. उसके लिए लोग कितने तैयार हैं. I'm talking about process innovation. जैसे आपका जो अभी systems R&D सब कुछ लगा हुआ है, it is for pharma, API. But then getting into newer fields, जैसे अभी आपने वो semiconductor chemical वाला कंपनी लिया, you want to understand कि what is going on actually in your industry. Okay, let me tell you in a very layman language like that. See, basically, as मैंने पहले भी बताया कि हम लोग chemistry driven company है, और we are not specifically only chemistry like masters in chlorine or master in chlorine or master in nitration like that. But we do all kind of chemistry because we have a complex molecule and each molecule has more than 4 or 5 chemistry involved. So Omni Organic has a capability to convert the very basic chemistry to the complex chemistry to the commercial level. So that is the advantage of Omni Organics against the others. Not only that, we are very technology adaptive company. So in last 3 years, we had done a lot of on a flow chemistry. And I am proudly saying that successfully commercial level, we are doing chlorination at 100 tons level, esterification at multi-100 tons level per month. Diazotization, nitration, photochlorinations, oxidations, amoxidations, we do in a very large scale. So that is where this is the things which is not in the past. So that is giving an advantage against the other conventional manufacturing companies and Omni Organics or some other companies in our field. So this is the difference. What you are asking for me from me is that not only that. See the electrolyte, you are saying that this battery chemical business is a very highly concentrated business in China. So I think world 95% market is controlled by China in battery segments. The cell manufacturing is, I think 100% or maybe 95% is manufacturing in China or in Korea. The thing is that it's a very dynamic, very fast moving segment and it is very fast dying segment as well. तो यहाँ पे आप कुछ बना के बैठ जाएंगे या बना के सोचेंगे कि अभी हमको ये लाइफ टाइम चलेगा तो नहीं चलेगा जब तक आप टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज यू हैव. So when we enter into the electrolyte business, it's not because we want to enter in the battery chemical business. We enter in the electrolyte business because we are strong in chemistry and some of our partner based in Israel who bring this opportunity to us because we acquired Gujarat Organics, which is a fine chemical company. So he says that, okay, you have a fine chemical company. Why don't you focus on this? Because this is a high volume, very high resistance, high entry barrier market, and you have capability. हमने बोला चलो बना लेते हैं, क्या कर बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो अपने 2 प्रोडक्ट और पड़े रहेंगे जैसे हमारे 900 प्रोडक्ट पड़े रहे हैं वैसे ही. तो हमने वो बनाया and then it pass into the all parameters of the requirement of the battery electrolyte solution manufacturer. So हम as I always हम बोलते हैं कि हम हमारे कॉम्पिटिटर, हम हमारे बायर से कॉम्पीट नहीं करते हैं. हम कभी एपीआई नहीं बनाएंगे, ना ही हम फॉर्मुलेशन करेंगे. उसी तरह से ये बैटरी केमिकल में हम केमिकल बनाते हैं दैट यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू मेक द बैटरी सेल्स. सो इट्स अ लॉन्ग वी आर ऑन द वेरी बॉटम ऑफ दैट कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग लाइन. सो हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एडिटिव्स हमने बनाया, 2 बनाए, 2 बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए. तो आज भी हम कॉम्पीट कर सकते हैं चाइना को. और हमारा proudly saying that in last 1.5 years at their oven,
working on a completely lab note. Is a digital R&D center we have. So now it is like a part of our routine business. सर आप ओरिजिनेटर से एपीआई और एपीआई से आप आते हो, मुझे in a crude way अगर मैं बोलूं, you are like an ancillary business to to an API player, right? आप you are providing raw material to API. Yeah. तो सर उस धंधे में 20-25% बन जाता है. नहीं यार आप 20-25% आपने कमा लिया, 20-25% एक टाइम पे तो वो डिवीज हमारा 30-40% कम. यार इंडिया में 2 कस्टमर ने अप्रूव किए हैं और वर्ल्ड में हमारे 9 कस्टमर ने अप्रूव किए हैं. So these all are big manufacturer in the world and controlling high margin percentage of the market size of these customers. अभी हम उनके साथ में प्राइस नेगोशिएशन के स्टेज में हैं. We are trying to get little bit better price. मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ही जिसमें हम उनको बेच सकते हैं. सो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट या बैटरी केमिकल, ये सब बहुत ही आई कैन से दी एंट्री बैरियर बिजनेस है. वहाँ पे आपको पहले तो क्वालिटी चाहिए, फिर उसका पैरामीटर सब सेट होना चाहिए, उसके बाद में दे यूज योर मटेरियल एंड देन सेफ्टी वाइज एवरीथिंग इज ओके, देन ओनली दे यूज फ्रॉम यू. It is not that they just like in pharma or chemical that just check the samples and then place an order. So it is little bit different than the other business in the market. Semiconductor वाला business जो है वो business तो इससे भी ज्यादा एंट्री बैरियर है. वहाँ तो जो कंपनी हमने खरीदी है वहाँ पे पहुंचने के लिए 12-15 साल लग जाएगा किसी को शुरू करने पे. तो वहाँ पे एक बार आपने एंट्री हो गई, फिर वहाँ से दूसरे आदमी को आना है तो नहीं आ सकता, क्योंकि नोबडी वांट टू टेक एनी रिस्क ऑफ चेंजिंग द सप्लायर. तो ये कंसिस्टेंटली चलता रहता है. हाँ, आप कुछ ब्लंडर करेंगे सप्लाई चेन में या किसी में तो आप इमीडिएटली आउट हो जाओगे. बट इफ यू डू एवरीथिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड SOPs, I think semiconductor business is more protected in terms of customer as well as sales point of view. सर आप ये एक्सप्लेन करते रहते हो बाबा फाइन केम में पार्ट्स पर ट्रिलियन की प्योरिटी है, राइट? एंड पार्ट्स पर मिलियन यू टॉक इन अदर बिजनेसेस. सो सर व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब इफ यू कैन एम्फसाइज थोड़ा. सी बेसिकली क्या होता है कि फार्मा में PPM लेवल पे इम्प्योरिटीज का कंट्रोल होता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन कंजम्पशन एंड वी हैव currently pharma is like that. But in electronic chemicals and battery chemicals, any impurity will lead to some side reactions or some side short circuit. There are so many possibilities. And there are some ions, because this is completely working on ions and metal and all. So if these metals are there, that will be generating another I'm not a deep knowledge of electronic and semiconductor. But what I learned is that parts per trillion purity means that all the metals would be less than PPT, all the chemical less than TTT. So reason is that the product which is used in this making the semiconductor should not be having any deformation or should not be having any other designing or printing or something like that. So that is how they need more pure material in that sector. Got it, sir. And sir, electrolytes पे आपने मेंशन किया, तो अभी इलेक्ट्रोलाइट्स पे अभी इकोसिस्टम एडिटिव्स में देखे हैं तो काफी प्लेयर्स चाइना में है, लाइक शेंजन कैपकेम इज वन ऑफ देम, some players in Korea, and we are there in India in the additive space. I don't think someone else is there. So now that people in battery technology have a mandate कि हमें नॉन चाइनीज सप्लाई बनाना है, तो एडिटिव में सिर्फ हम ही हैं, राइट, इन द एशिया स्पेस. वुड दैट बी फेयर? As per our knowledge, yes, we are the only one in additives in outside China. Maybe there may be in Korea or Japan, but someone is there, then there might not be an interest in us. So what we saying that, and what we have a reports and everything, that we are the first one and outside China, and till now also we are the only one in outside China for this additives. Sir, अगर यूएस गवर्नमेंट का ये IRA है तो ये मैंडेट की वजह से बेटर प्राइसिंग नहीं मिल सकती इन द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट वी हैव. सो तो हम वही ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू दैट. बट सी बेसिकली एक छोटा सा सिपाही पूरी आर्मी के सामने लड़ना है, तो इट विल टेक सम टाइम.
बट you always used to tell me कि आज मेरे ख्याल में आपका 600 करोड़ के आसपास का सेल्स है, but you are also now working on 5 or 6 molecules where one each molecule has a capability of sales of 500-600 crores, वो right? तो मैंने पूछा था सर को कॉल पे, सर darolutamide being one of them, where prostate cancer का research, if we read, the innovator has done blockbuster sales, मतलब 220 million से 460 million से अभी 180 million in Q1, मतलब 800 million के रन रेट पे आ गए और 3 बिलियन का टारगेट है। तो वो हिसाब से अगर इंटरमीडिएट का रिक्वायरमेंट कोई कैलकुलेट करे तो it comes up to 500-600 crores. So maybe that is as much as our top line, and you mentioned that we are the only ones. So broadly, that is something, yeah, I took away from that. तो कर ही लेंगे ना, Hopefully, वो तो कर ही देंगे, सर का चेहरा ही बता रहा है। नहीं, मेरा चेहरा कुछ नहीं बता रहा है, मैं सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग। मेरे चेहरे पे मत जाओ यार। फिर तो मैं कल से इंटरव्यू में मेरे चेहरे से ही बोलूंगा। मैथमेटिक्स है सर, ये तो मैथमेटिक्स में हुआ जो आपने जो समझाया। इनोवेटर है, एपीआई है, हम है, तो हमने तो वो बैकवर्ड कैलकुलेशन किया सर, वो सॉरी रिक्के ने कैलकुलेशन किया बैकवर्ड, तो ठीक ही है ना सर वो तो। I don't know. I can't authenticate that. I'm not a right person to authenticate that. तो बट so okay, moving from numbers, सर but एक सिंपल चीज है। देखिए, नंबर कैलकुलेशंस एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड it should be like that in ideal condition, but this is all depends on how you situated in that business, where you are and what is your leverage. The beauty for us is that at the right time when we put up this capex of 190 crore, in the same time this opportunity arise, so that is a beauty for us. Otherwise it will be difficult to cater this kind of big opportunity, and luckily we design a plant so modern with a batch process with continuous in a digital manner. All the system is a digitally controlled DCS system that help us to adopt this kind of opportunity in the system. And beauty that we have 3 blocks, out of that only 1 block is going to cater this opportunity, so we have still 2 blocks are available, and that is also hopefully we can have some other partners are there. So this is a right time, rightly come. But darolutamide we started with originator 1 decade back, so it is not that it is a 2 day, but we are supplying them side chain. Now we got the another side chain also from that. सर मैं तो वैसे ही आपका फैन हो गया सर, जब भी कंपनी बोलती है ना पूरी दुनिया में मैं ही काम कर सकता हूँ, so मैं यही सोचता कि यार वो कैसे कर सकता है अकेला, which is a big thing what an Indian company, honestly with the small size, you have been able to build those processes, which is a great thing. Yeah, but मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं अकेला कर सकता हूँ. Nobody, if I say like that, then I should not be. I have to correct myself. Anybody can do anything. It's not that anybody only I can do, or and my friends can do only. They can do only in India. It is not like that. The thing is that अभी तो आपके पास ही है ना. That's what I'm saying. So it's a work what we had done, giving us an opportunity for exclusivity. So it is not that I am doing that or I'm eligible for that or not like that. But last 10 years, what we had done that make us qualified for that. No, but I think मैंने थोड़ा डीपर थोड़ा सोचा कि एक होता है कि मैथमेटिक्स कर लेना, एक होता है समझना कि हाउ मतलब यही मॉलिक्यूल क्यों आया, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के इकोसिस्टम में डेगरेलिक्स है जो इंजेक्शन है, एंजेलोटामाइड है, अपोलोटामाइड है, many other. But then I kind of, from my groundwork, I found that the patient compliance in darolutamide, which is an oral solid, is much better than the other injectables. So I sort of figured कि आपका दिमाग ये एंड पे लग रहा होगा कि कोई ब्लॉकबस्टर ड्रग में we should be the suppliers. हाँ, मतलब सी बेसिकली हमारी जो टीम है 10 आदमियों की, उनका काम ही यही है कि दे विल स्टडी ऑन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो ये
उनका they work continuously on positioning ourselves in the market of pharma. ओके एंड सर नाउ हमने अभी ये जर्नी एक तो ले ली, अभी एक पीरियड हमारा आ गया कंपेटिटिव एडवांटेज इंडिया का, अमी का भी साथ में, पर अभी हम जहाँ पे वेर वी आर सिचुएटेड, तो हम अब क्या कर सकते हैं बड़ा, एक हो गया ऐसे मॉलिक्यूल्स एक दो आ गए इन द पाइपलाइन, पर उसके बियॉन्ड हम क्या सोच रहे हैं? इफ सर उसके बियॉन्ड हमने ऑलरेडी 480 मॉलिक्यूल बना लिए हैं. So, see, basically, we are believing on a sustainable and exponential growth. We don't believe in a sinusoidal growth. So, see, there is a jump and then go down and jump and go down. Instead of that, we want to grow at very moderate pace with a consistency. So that is you can achieve only by stronger your pipeline, stronger your customer base, and then make performance of your product. So this is how we build up our pharma business in this line. And similarly, in specialty also, initially we will go a little bit at a faster pace, but then later on we will make that also in the same manner so that it will also sustain for the longer time. Sir, maybe दो चीजें हैं. Sorry, I'll take Rikin's help asking this. But we are talking about good things, ठीक है? I remember there was a recent report which came from a friend of ours only. In threads report आया था, and he gave a very so his view on the pharma piece was very good, but on the chemical piece was not very optimistic, and he sort of explained that maybe methyl salicylate, parabens, they are spread based businesses, and sort of that's why we have not performed that well on the chemical side of things. So that was the conclusion of the report. Yeah. So what's your view on that, sir? So question क्या है? Sir, तो मतलब अभी we have introduced 20 new molecules in the chemical side of things. तो अभी उनका margin profile, उनका competitive intensity कैसा है? Are they also spread based molecules, or are they sort of better position competitive wise? In specialty chemical segment? हाँ, तो हमने पहले भी हमने अर्निंग कॉल में भी बताया कि हम लोग फेज आउट करेंगे स्लोली मिथाइल सल्फेट मिथाइल पैराबेन को, एंड हम हायर मार्जिन के प्रोडक्ट लाएंगे जिसमें वैल्यू भी हाई होगा और मार्जिन भी होगा. तो वो हमने प्रोसेस चालू कर दिया है. एक ऑलरेडी कॉमर्शलाइज हो चुका है जिसका हम एमओयू अनाउंस नहीं करते यदि वो एलओए अनाउंस नहीं करते बिकॉज इट्स नॉट मटेरियलाइज. तो हमारा ऑर्डर भी आ चुका है एंड दैट शिपमेंट इज सो हैपनिंग इन वेरी सून. सो जिसमें मार्जिन भी अच्छा है एंड टॉप लाइन भी अच्छा करे. तो इस तरह से हम लोग उसको स्पेशल केमिकल्स में स्लोली अपना मार्जिन जो है वो फार्मा से 2-3% नीचे के राउंड में हम उसको स्टेबलाइज कर लेंगे. And sir, not to be too, investors want straight line growth, पर वैसा business में होता नहीं है. So, in chemicals, perhaps you were expecting in the past to have that sort of margins little earlier, but वो sort of delay हो गया. तो any challenges, sir, you would like to highlight, we faced in the chemical side? See, we acquired Gujarat Organics in March 23, but 2 महीना तो हमारा उसको टेक ओवर में चला गया था. तो फर्स्ट क्वार्टर वाज ऑलरेडी लॉस्ट. March 21 सॉरी. एंड 2 महीना तो हमारा टेक ओवर में ही चला गया था. तो क्वार्टर 1 वाज नॉट दैट मच ग्रेट, बट द अचीवमेंट फॉर अस इज दैट द गुड पॉइंट इज दैट we successfully increased our EBITDA margin from negative to positive and double digit. We successfully transfer all the production in one location. We successfully transfer the old process into the continuous procession. We successfully transform inefficient energy system to the efficient energy system. And then above all, we also done market revival for that company, because lot of market was lost because of the incompetency and price प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, तो आप प्राइस इतना नहीं कर सकते थे. उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा मार्केट लॉस कर दिया था. पर गुजरात ऑर्गेनिक्स जब शुरू हुआ था और जब उन्होंने 600 कस्टमर उन्होंने बिल्डअप किए थे, तो उनका भी अच्छा पोजिशनिंग था. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर दैट द डीफोकसिंग और मे बी सम अदर रीजन दे कुड नॉट एबल टू मेंटेन दिस ग्रोथ. तो अभी हमने पहला साल हमारा जो भी स्पेंडिंग हुआ वो हमारे जितने भी हमारे काम थे वो हमने कर दिए. आप समझिए कि आप मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ग्रोथ नहीं कर पाए, बट मैंने उनको ये समझाया, उनसे यही सवाल पूछा कि आप ग्रोथ करोगे और आप नुकसान करोगे, वो सही है कि आप नफा करके फिर ग्रोथ करो, वो सही है. तो पहले हमने नफा में कन्वर्ट किया कंपनी को,
अभी उसको ग्रोथ करेंगे। नहीं तो हम टॉप लाइन तो कल भी बढ़ा सकते थे, लेकिन आप लॉस करके टॉप लाइन बढ़ा के उसका फायदा क्या है? सही है। तो हमने क्या किया, पहले हमने उसका नफा बढ़ाया, नफा को एक लेवल पे लेके आया कि जहां से वो अपने आप खुद खड़ी हो सके। उसके बाद में अभी हम उसका टॉप लाइन बढ़ाएंगे, वही हमारा टारगेट है। अभी नेक्स्ट 2 साल में उसको कैसे बढ़ाया जाए उसी के ऊपर काम चल रहा है, और वो हो भी जाएगा, क्योंकि हमने, यदि हम ये यहाँ तक आ चुके हैं तो वहां तक भी आ सकते हैं। उतना ही नहीं, हमने पूरी की पूरी एक कंपनी फ्री लैंड कर दी कि जो जहाँ पे 11,000 मीटर हमने लैंड को वैकेंट किया, और वहां पे हमने नया फार्मा का ब्लॉक भी बनाया। वो भी एक ही साल में ये सब किया, विथ ऑल परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि कोई वायलेशन किया हो, पहले चालू कर दिया हो बाद में करेंगे, और सब कंप्लीट करके फिर हमने किया। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन के हिसाब से, पूरी मैनेजमेंट टीम के हिसाब से, हर एक आदमी के प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। ऐसा नहीं कि रातों रात सब खड़ा किया। और इसी वजह से हमारा फार्मा का ब्लॉक जो है वो भी 4 गुना बढ़ जाएगा जब ये नया अंकलेश्वर का प्लांट आएगा, तो हमारी कैपेसिटी। So that will also bring a lot of revenue in that. तो उसमें गुजरात ऑर्गेनिक्स का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा कि उसने लैंड दी, वैकेंट लैंड की, तो हमको वहां पे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। गॉट इट सर। तो सर No, I have many questions. If you जितना तू प्रोडक्ट वाइज पूछ सकता है सर से पूछ के, प्रोडक्ट वाइज यू आर वर्क बेटर. So sir, I've asked also in the coagulant space, हमने कोविड आ गया, हमारा एज ह्यूमन बींग्स फिजियोलॉजी में थोड़े चेंजेस आ गए, वैक्सीन्स हो गए, उसके बाद द डिमांड फॉर कोएगुलेंट्स, एंटी कोएगुलेंट्स हैज शॉट अप क्वाइट अ बिट. नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट सिलेक्शन, हमने पैटेंट्स भी डाले एपिक्साबान, रिवारोक्साबान पे. सो नाउ एंड हम अगर मैप करें एपीआई प्लेयर्स लाइक न्यूलैंड एंड अदर प्लेयर्स हु आर सेलिंग एपिक्साबान एपीआईज, उनके भी कमेंट्री काफी अच्छा है. यूके में भी हमें जेनेरिक साइड पे लोगों को अभी सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया है. सो नाउ द आउटलुक जो हम समझे इसके लिए है, वो एक्चुअली कितना बड़ा हो सकता है? एक तो हो गया दिस इज द नोन शिफ्ट पे, पता है कि ये शिफ्ट हो रहा है, बट अदरवाइज इन द कोएगुलेंट स्पेस इज देयर एन अननोन शिफ्ट in treatment which could lead to high demand for these products? See, already Apixaban is growing very fast. Originator is making $18 billion out of that, so it's a very big number. अभी उसका 10% भी मिल गया तो बहुत है. एंड हमारे पास 26 एपीआई मैन्युफैक्चर वर्ल्ड वाइड है जिन्होंने हमको एपीआई डीएमएफ में फाइल किया हुआ है. तो sooner or later they will all get the business, and that give us a good robust in our growth plan. Similarly, rivaroxaban, we were supplying several intermediate APM, but also now originator also buying from us. So that was a good achievement for us. So that will also grow very well. Dabigatran already we are supplying originator since inception. So anticoagulant segment mein and old anticoagulants are phasing out. Warfarin, heparin, and these all, and these Apixaban is taking care of rivaroxaban and all. They are target specific, good result. The death possibility is reduced. So there are so many good things in that. So anticoagulant segment itself is growing very well. और पूरा का पूरा basket हमारे पास है. Not only that, Adoxaban also we have. Even we have Betrixaban also. And so it's a pipeline up to 2039 is fully covered. So हमको नहीं लगता है कि वो सेगमेंट में कुछ नीचे आना चाहिए. तो सर ये ऐसा क्यों है कि जापान में एडोक्साबान का बहुत अच्छा सेल होता है, पर इंडिया में अभी एपिक्साबान, इकोस्प्रिन वगैरह, सो इज इट बिकॉज थेरेपीज मैनेज हो रही है डिफरेंटली इन द कंट्रीज, और कैसे? What would be the reason? No, Edoxaban is originated in Japan, and normally Japanese API take a little bit longer time to get an approval in US. तो जैसे बहुत सारे एंटी डायबिटिक ऑल्सो थे जो जापानीज थे, वो इंडिया में आ गए लेकिन यूएस में अभी तक नहीं आए थे. तो ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, बट एडोक्साबान इन इंडिया हु आर मेकिंग, दे ऑल आर बाइंग फ्रॉम अस. ओके. एंड सर ये इकोस्प्रिन जो है उससे अपिक्साबान शिफ्ट हो रहा है क्या ट्रीटमेंट? वो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जहां तक मुझे मालूम है कि वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे. अभी उसके रिजल्ट्स का क्या स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, बट once it will be there, then it will be a blockbuster for originator. Then originator will get the command on the product. सर आपका धंधा इतना अच्छा है, सब आपके साथ काम करते हैं, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स है, फिर भी आपके डेटर डेज इतने ज्यादा क्यों होते हैं सर?
मुझे तो लगा कि आपके तो घर पे पैसा देके जाएंगे लोग पे सबसे पहले। नहीं, वो आप पहले बहुत अच्छा था, पहले एडवांस आता था। अभी 100 बाद में आई वाज सरप्राइज टू सी कि आपके 120 130 दिन के डेटर डेज है। मुझे लगा यार आपका कैश फ्लो तो बम्पर होगा, पर सीएफओ आपका FY 22 में नेगेटिव था, तो आप तो सर इतना बढ़िया काम कर रहे हो, फिर भी ऐसा क्यों होता है? नहीं, इसमें देखिए जेनरिक, और आप जब इंडिया में बेचते हैं तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बेचते हैं, तो उसमें कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं कि जिसको आपको क्रेडिट देनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से वो डेटर्स थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है। कैश फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो बीच में थोड़ा नेगेटिव था बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। हमारे पास इन्वेंटरी का स्टॉक बहुत पाइल अप हो गया था, एंड वो हमने गुजरात ऑर्गेनिक्स का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में हमने किया था। वो हमने अभी जैसे ही लिक्विडेट हो गया, हमारा कैश फ्लो भी अभी वापस नॉर्मल ट्रैक पे आ गया, यस। एंड डेटर्स भी नॉर्मल ट्रैक पे आ सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन एंड करंट it will be 90 to 100 is our main I think number of days we are planning, तो उसके ऊपर वापस आने की हम कोशिश और इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने नंबर्स में भी देखा होगा कि एवरी क्वार्टर वी आर इम्प्रूविंग इन दैट एरिया एज वेल। No, but is this a general trend, sir? मतलब 90 to 100 days या 110 days लगते हैं? Okay, I thought you work very, very closely and you are a very integral part of the supply chain and all, right? Nah, generic player is see, the Indian domestic business is a spot business, is not a long term. Only the export business is the long term with the long contracts and all, where long visibility, everything is there. But Indian generic player, they want credit, and that you have to give that credit. And it is not that they want from us only, they want from everyone. So it's like a general trend in pharma. So 45 to 90 days is a general trend. Then some small manufacturers, they may take, extend up to 110, but that is a normal trend in pharma in India. सर मैं अभी थोड़ा समराइज कर देता हूँ इस चीज को जो मैं आपसे समझा हूँ, which Ricken and you can of course correct me. आप बोल रहे हो फार्मा में तो भैया हम लोग सब सही है, फार्मा में मेरे 480 मॉलिक्यूल्स हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें लगता है कैन जनरेट यू as much as revenue which you currently have as a company. हमें लगता है, आपको नहीं लगता, आपने बोला हो सकता है, बट आप बोलोगे नहीं, तो एक एक मॉलिक्यूल 500 करोड़ का हो सकता है आगे जाके। आपने बोला कि भैया जो दूसरा मेरा केमिकल्स का बिजनेस है उसका टर्न अराउंड धीरे धीरे चल रहा है, 2 साल ही जो है मैं लिए हुए, एंड देन आगे जाके धीरे धीरे वहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी अपने को केमिकल बिजनेस में दिखेगा। तीसरा सर जो मैं जानना चाहता हूं आपसे, एंड चौथा ऑफकोर्स भी जरूरी है, तीसरा है जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसका आपको कब लगता है कि ट्रांसलेटिंग इनटू नंबर्स उसको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, नॉट लाइक क्वार्टर इन क्वार्टर, बट व्हेन डू यू थिंक दैट एक्चुअली वी कुड सी इम्पेटस कमिंग इनटू नंबर्स, व्हिच ईयर? इलेक्ट्रॉलिक यही साल में हो जाएगा, H1 में ही होना चाहिए। H1 में? Q1 अभी हो गया है, तो अभी एक Q2 में तो आ ही जाएगा। But how big do you think the opportunity for the company could be, sir, Electrolyte? If I'm not talking about 1-2 quarter, मैं बोल रहा हूँ कि साल 2 साल 3 साल तक। So if I add, तो हमने जब पहले बात किया था, we had mentioned that this can be a $2.5 billion market size, बोल सकते हैं दोनों का combined. But तब फ्लोरोएथिलीन कार्बोनेट, विनिलीन कार्बोनेट का combined. But तब से देखिए अब तक you have seen like 60-70% price erosion in that. So is the market size still the same? And of course, to sir's question, the opportunity then going forward. See, market size is incremental. It's because battery consumption is incremental, and जो battery consume हो गया वो वापस तो नहीं आने वाला है, right? So it's always on a incremental consumption point of view. Market top line की reduction की वजह से the total market size is reduced, but still it is a very high size. And for us, we are not targeting 100%, but we are targeting around 10% of the total demand, which can be easily catered, and that can be in 1 or 2 years' time. We want to have that in our hand, and for that, everything is designed, everything is ready. We just want to have a trigger. But that the reason is that delaying because we don't want to give our price control in China. China है. मेरा भाव मैं तय करूंगा, चाइना नहीं करेगा, उसके लिए हम रुके हुए। यदि मैं बनाऊंगा और भाव चाइना नक्की करेगा तो फिर वो कल उठ के मुझे पूरा बोलेगा $4 में दूंगा, ले तो वो वहां से लेगा नहीं, लेकिन $4 में से मांगेगा। सही है।
सर सॉरी, आपने बोला मार्केट साइज का 10%, तो $2.5 बिलियन बोला था, सर ने बोला 20-25% कम हो गया होगा, मोटा मोटा $2 बिलियन। $2 बिलियन मतलब कि आज के टाइम पे 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ का 10% 1,700 करोड़। नहीं, वो तो आप नंबर 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 पे क्यों चले जाते हैं? आप क्वांटम पे रहो ना, आप क्वांटम पे रहो, नंबर पे मत जाओ। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट 2-3 साल में दैट इज द काइंड ऑफ पिक्चर यू हैव इन योर ब्रेन। आप नंबर पे मत जाओ प्लीज, मैं नंबर पे कभी गाइडेंस नहीं देता हूँ और मुझे देना भी नहीं है। हाँ, मेरा टारगेट है वॉल्यूम कैटर करना। दैट वॉल्यूम आई एम टारगेटिंग टू एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल डिमांड वॉल्यूम शुड बी विद अमी ऑर्गेनिक्स, अमी इलेक्ट्रोलाइट्स। And okay, I understood. And this business also generates 20-25% margins, or I think possible? more, I think gross profit तो 45% तो बनता था from the traditional route। इनका better continuous flow route होगा तो और भी better होगा चीजें। So Wow. And sir, please talk a little bit about, we'll not take much of your time, but last में ये बाबा सर semiconductor chemicals, इस पे क्या है? Because that is also a new great thing. मैं ऑलरेडी बताया वो चालू बात में ही कि बाबा जो है वो उन्होंने हमको चूज किया है एज अ मैन्युफैक्चरर ऑपरेशनल सपोर्ट। सो बाबा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 3 साइंटिस्ट एंड उसमें से एक साइंटिस्ट इंडिया में था जो उनकी डेथ हो गई कोविड में, जो ऑपरेशन करते थे। दूसरे साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उनको अभी एग्जिट लेना था। एंड जो मेन प्रमोटर थे, जो अभी भी हमारे साथ में है, 45% होल्डिंग करते हैं, वो मार्केट एंड एवरीथिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट, वो सब वही करते थे। तो वो हमारे साथ में है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से उनने 1 साल पहले पार्टनर ढूंढना चालू किया था और आखिरी में उन्होंने हमारे साथ में second key. And now because Ami Organic has a good reputation in terms of ethical and other things, and also our operational efficiency, technology upgradation, उन्होंने देखा सब, तो फिर उन्होंने हमको हमारे साथ में join hand किया। Baba Fine Chem is in a very niche market, which is photoresistance market, chemical market, and it has also very large volume and large value. So यहाँ पे growth ऊपर हो सकता है, बट उनको ऑपरेशन की वजह से वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, इवन दो दे आर ग्रोइंग एट 20-30% एनुअली। सो दैट इज आल्सो कंटिन्यूअसली गोइंग पॉसिबल टू ग्रो एट 2x 3x वेरी इजीली इन दैट सिस्टम। सर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई एम श्योर मुझे आंसर पता है उसका और आपका आंसर पता है मुझे, बट फिर भी पूछने की कोशिश करता हूँ। 5 साल में सर, अगले 5-6 साल में, डू यू सी अमी डूइंग अ $1 बिलियन सेल्स? बट मैं सेल्स के प्रोजेक्शन कैसे दे सकता हूँ? सर प्रोजेक्शन नहीं है सर, मैं 25% के ग्रोथ से, मैं 20 से 25% के ग्रोथ से हम ग्रो करेंगे, ये मेरा मॉडरेट है और मैं वही बताऊंगा। मैं आज कोई हाइप खड़ा करके कल के वैल्यूएशन आज नहीं लाना चाहता। नहीं, वो ठीक है सर, आई एम जस्ट सेइंग कि डू यू थिंक द अपॉर्चुनिटी साइज इज एज मच, वेयर यू कैन ग्रो? सर ये तो समंदर है और हम तो उसकी एक बूंद है। सो क्या फाइन, केमिकल इंडस्ट्री से समुद्र, हमारे बड़े भाई सब है, SRF, नवीन फ्लोरिन, UPL, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। सब बोलते हैं कि आप नई नई कंपनीज को इतना वैल्यूएशन क्यों देते हो? आपके पुराने भी वही बड़े भाई लोग बोलते हैं हमें ये सब नई नई कंपनी को इतना वैल्यू क्यों देते हो तुम लोग? तो ये सब देखिए, पुराने या नए से कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टर आर मच स्मार्टर देन एवरीबॉडी एल्स, दे आल्सो अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। और ना पुराने लोग या नए लोग जैसा नहीं है। इफ ओल्ड पीपल आल्सो ब्रिंग न्यू मॉलिक्यूल, दे विल आल्सो गेट एन एडवांटेज ऑफ दैट। So it's just an opportunity. GFL है, उसने rightly pick up किया electrolyte solutions का, तो they are in a electrolyte business, whereas the other two in the same segment has not pick up that, so they are not there. So it is how you choose and how you find out the opportunity that is important for you. सर आप जब इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे थे, did I hear आपने बोला था टेस्ला बोला था कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला है सर। अच्छा, मुझे लगा आपने बोला इलेक्ट्रोलाइट में, आपने बोला ना कि कुछ बाहर की 10-12 कंपनीज के साथ। नहीं, मैंने नाम, किसी का भी नाम नहीं लिया मैंने सर। मुझे लगा वो टेस्ला, सुबह से नाम चल रहा था दिमाग में सर, आज टीवी पर बहुत टेस्ला लगा, मुझे लगा शायद आपने बोला कि टेस्ला। शायद मोदी साहब उनको मिले तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये हो गया। हमारे नरेश भाई भी शायद थोड़ा काम कर रहे हैं टेस्ला के साथ। नहीं सर, नहीं सर।
चलो ठीक है सर. Any other questions? No. No, Naresh bhai, any questions you have, sir, for us? I think it was a very enriching, candid discussion with you, which we are very, very thankful. I'm sure a lot of investors will be thankful to you. But if you have any questions for us, sir, more than happy. No, thank you very much. You done a great job for us, for the system and for the investor as well as, and your openness. I hope if you have any questions further, I will available for that. But मैंने try किया है genuinely, तो इतना आंसर मैं दे सकता हूँ और जितना मेरी उसमें है, मैंने कोई भी फीचर गाइडेंस की देने की कोशिश नहीं की है. If you find out something, please ignore it. We are very focused on our system, and we are more focused on our business rather than the stock. Of course, sir. Of course. It goes without saying. हम greedy हैं सर, थोड़े से investors. हमें क्या लगता है, हम हमेशा थोड़े greedy रहते हैं, इसलिए हम हमेशा नंबर पे बात कर लेते हैं. उसके लिए माफी आपसे. नहीं रहना ही चाहिए आपको, because this is your invest. See, मैं केमिकल बनाता हूँ, आप अपना पैसा लगाते हो. तो जो चीज जो फार्मिंग में कोई कपास लगाता है, कोई गेहूं लगाता है, तो जो लगाता है उसका वो लागत मिलता है. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, और आपकी लागत के हिसाब से आपको जो लगाया उसके हिसाब से आपको सोचना भी चाहिए. बुरा नहीं है. We are very happy. We are very, very satisfied investing in your company, and we wish to remain as a long-term investors. And as I put the disclaimer सबसे पहले में कि हमारा कोई economic relationship नहीं है. We are investors and we are very proud investors of them. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.